लीजिए प्रश्न क्रमांक 1, संभवतः ये सेट ए है। तो इसमें लिखा हुआ है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग किस वर्ष से बनाया गया था। तो आप जब पूरा आयोग पढ़ते चलेंगे ना, सिंघवी आयोग, मल्होत्रा आयोग, ये सब तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर 1983 है। बाकी और इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आंसर एग्जैक्ट पता रहेगा तो ही बना पाएंगे। सारे आयोग का सन पता रहेगा, बलवंत राय मेहता जैसा पूरा डिटेल याद रहेगा तो ही बन पाएगा। तो इसका आंसर है 1983 बी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे 6th बीम स्टेक का मेजबान देश क्या था। तो ये जो बीम स्टेक है, ये बीम स्टेक एक्चुअली में अगर यदि इसको पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में पता चलेगा, बंगाल के खाड़ी के आसपास जो देश है उन देशों का व्यापारिक संगठन है। तो ये जो बीम स्टेक है व्यापारिक संगठन बंगाल की खाड़ी के आसपास का है। तो उसका मेजबान कौन किया था बोलेगा, तो इसका कोई अभी करंट अफेयर का है ये, तो ये हुआ था थाईलैंड। और देख लो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब किस जगह में है आपका, बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो इसका आंसर क्या है बोलेगा, तो थाईलैंड है। यानी बोले तो मैच करा लो अब नीचे। तो ए बी सी डी कूट में दे दिया है पूरा, और इसका आंसर सिर्फ थाईलैंड है। तो ए और बी 2 देश होगा। तो देख लो कैसे 2 देश है, बी सी केवल डी और केवल बी। तो इसका आंसर इधर लोगे तो बी, लेकिन तुमको लेना है डी आंसर, यानी कि ये होगा केवल बी। और बी में कौन है आपका, थाईलैंड। ये भी क्लियर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। ये इसमें लिखा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, नदिया, मिथिला, तक्षशिला, बौद्ध, तो आप सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, ए बोले तो आपका नालंदा। इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। ये थोड़ा सा अध्ययन वाला है, संविधान का है। तो इसमें से ऑप्शन को देखेंगे अपन। तो ऑप्शन में नीचे आपका तुम्हारा डिटेल देखना पड़ेगा। इसमें इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये कूट में आ गया है। ये लो, अब देखिए। अब अनुसूची 7वीं अनुसूची, मतलब इसमें क्या है, शक्ति है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें पूछ रहा है कि राज्य सूची, इसमें प्रश्न लिखा है राज्य सूची को देखना है। तो राज्य सूची में कौन कौन है, विषयों को पहचान कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि ये जो बैंकिंग है ये नहीं है, पहला क्लियर है। बैंकिंग केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है। तो इसमें से भूमि है, वन है, वन तो आपका तुम्हारा इंदिरा गांधी जोड़ी थी। कृषि है, कृषि में याद होगा भी केंद्र सरकार कानून बनाई थी नरेंद्र मोदी वाला, फिर उसको वापस लिया गया। एक्चुअली में राज्य सूची का विषय है कृषि, लेकिन केंद्र भी आर्टिकल के तहत बना सकता है। तो ये जो 3 है ना, ये 100% राज्य सूची का विषय है। अब देखते हैं तीनों किधर है। इधर तो केवल के एम नहीं है, एल एम, जे के एल, तो जे वाला जो है बैंकिंग नहीं रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। केवल के एल एम मतलब के एल एम, यस। इसका आंसर कौन सा है आपका, तुम्हारा डी। ये पता चला। इसमें सिर्फ बैंकिंग पता है तो आप बना सकते हैं। भूमि भी है आपका राज्य सूची में, वन है, कृषि है, ये सब है। तो इसको भी अगर यदि बैंकिंग बस पता रहेगा, बैंक आप ही खुद सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक होता है, राज्य सरकार में कहाँ बैंक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कर्मचारी बिहारी होते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि बैंकिंग केंद्र सूची का विषय है। ये हो गई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 को देख लो आप। तो 5 में क्या है सर आपका, हाँ, भित्ति शिल्पकला। भित्ति मतलब होता है मिट्टी, भित्ति मतलब होता है मिट्टी, होता है मिट्टी। तो मिट्टी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं, गुफा में भी क्या नाम है आपका, बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, तो इसको देख लो। भोपाल है, धार है, ग्वालियर है, उज्जैन है। तो भोपाल में तो है ही नहीं, ग्वालियर तो ऊपर वाला बेल्ट है, उज्जैन तो मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो साफ बात है, एक नया कौन सा लग रहा है आपका, धार। और धार क्या है, परमार वंश की पहले राजधानी थी। इधर आपको शिल्पकला मिलेगा। तो आंसर जो है आपका बी है, बिल्कुल इसको बनाया जा सकता था। इसके बाद आगे देखिए 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है। आपका कथन कारण सही विकल्प चुने। कथन बोलता है नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल खेलता है ज़बरदस्त। इसको बोलते हैं आपका तुम्हारा भाला फेंक। तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा जी खेलते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। एक्चुअली में वो 2021 में जीता था।
2021 में जापान में होता, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन उसको हम लोग 2020 ओलंपिक ही को बोलेंगे, टोक्यो ओलंपिक बोलेंगे जापान में। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कैसे होगा, दोनों कारण और कथन सही है, लेकिन आर और एस का वर्णन सही करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आंसर आएगा ना सर, तो ये पहला वाला ही आएगा, क्योंकि इसमें और कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है, और दोनों का व्याख्या करता है। आगे देखिए, इसके बाद 7, प्रश्न क्रमांक 7, पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये कितना बार एग्जाम में आकर गिनती नहीं है। ये फेरस भी पाया जाता है, सिलिकॉन भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, लेकिन रियल में सबसे ज़्यादा क्या है आपका तुम्हारा, ऑक्सीजन। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन जानते ही हैं, बताने की जरूरत है। बहुत पुराना प्रश्न है, विश्व भूगोल का प्रश्न है ये। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि, सदिश मतलब जिसका दिशा हो। तो देख लो इसमें से गति, दूरी, कार्य, अवस्थापन, तो ये साफ बात है, इसमें आंसर आप सब पता है, पूर्व प्रश्न है, साइंस का है, पहले से सी है, विस्थापन। आगे देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक है आपका 9 क्या बोलता है, देखिए यह है आपका तुम्हारा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की कितनी संख्या है। तो 2011 सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, 940। रियल में ये 940 है, लेकिन इसमें क्या है 943। डाटा बढ़ गया है, नहीं तो रियल जनगणना जब हुआ था तो 940 है भारत का। हम लोग इसको 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है 940, ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो 943 आएगा। तो ये सरल है, पूर्व प्रश्न है ये। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद है सर आपका तुम्हारा 10वां प्रश्न। 10वां और 11वां दोनों इसमें इस PDF में सॉल्व हो सकता है, तो दोनों को कवर करेंगे। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का से संबंधित है। ये एकदम मस्त बढ़िया प्रश्न है, लेकिन संविधान का पूरा 395 अनुच्छेद याद रहेगा तभी बना पाएंगे आप। 180, 280, 380, 480, मतलब साफ बात है 80 तो कन्फर्म है। तो रियल में आंसर इसका 280 है। ये भी पूर्व प्रश्न है, नया कोई अपडेट नहीं है। बुद्ध ने दुख के निरोग के लिए कितने मार्ग बताए हैं। मार्ग तो बहुत सारे बताए सर, लेकिन रियल में दुख के लिए अष्टांगनी मार्ग बताए। तो अष्टांगनी तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, ये लाइन से आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में। तो इसमें कितना है बोलेगा तो 8। रियल 100% इसका आंसर क्या है, सी है। सरल है ये भी। इसके बाद आप देखें आगे, 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता, देख लीजिए। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों की सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक्चुअली में अपन ने याद किए हैं आपका विजय केलकर से, 13वां वाले से। तो विजय केलकर, उसके बाद आ गया तुम्हारा वी रेड्डी, एन सिंह, सी रंगराजन, अरविंद पनगरिया अभी वर्तमान है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सी रंगराजन, क्योंकि ये बाद में आया, सिंह एन के सिंह बाद में आया, केलकर बाद में आया, पनगरिया साहब बाद में आया। तो इसमें सबसे पुराना कौन है, रंगराजन है। तो रंगराजन पुराना है, तो क्या बोल रहा है, कालक्रम, अध्यक्षों का कालक्रम को बताइए। तो इसमें पहले नंबर में ए है, रंगराजन। अब देखते हैं इसमें से कूट में दिया हुआ है, तो ए वाला कौन है। तो देखो इसमें से आपका पहला वाला ए, देखो इसमें ABCD में ए वाला का आंसर कौन सा वाला, पहला देख लीजिए आप। ये देखो एक ही जगह ए लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला ए लिखा हुआ है। देखो अब इसमें ए भी ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं, इसने मतलब इसका आंसर बी है। अब देखो सही मैच कर रहा है कि नहीं। तो पहला ए क्या है, रंगराजन। उसके बाद डी लिया है, डी यानी कि विजय केलकर। उसके बाद क्या है, बी में YV रेड्डी। उसके बाद अभी पहले था NK सिंह, और अभी वर्तमान कौन है आपका, पनगरिया जी। मतलब इसमें एक भी अगर याद है तो इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। बिल्कुल 100% इसका आंसर क्या है आपका, बी है। यानी रंगराजन पता था 12वां वाला, तो आपको पता है। तो केलकर 13वां है, ऐसा टाइप का था, बढ़िया बन सकता था, इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद आगे देखो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये भी कूट में है लगभग। देखो भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम, ये बहुत प्रश्न आता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसा करके। तो दोनों तरफ का बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह और आपके तुम्हारा अरब सागर, दोनों को अगर रट लिए, कांडला बंदरगाह शुरू होता है, इधर कोचीन तक आता है, इधर से आपका केप केवनी से शुरू होता है, तो उधर आपका डायमंड बंदरगाह, बजबज बंदरगाह कलकत्ता तक जाती है। तो उस हिसाब से क्या बोल रहा है आपका, उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे तरफ, मतलब गुजरात से लेकर केरल तरफ, या फिर आपका तुम्हारा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तरफ, ये दोनों में से एक होगा। अब ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो इसमें लिखा है मुंबई, मारमागुआ, ये मोरमागुआ लिखा है, लेकिन हम इसको मारमागुआ लिखते हैं। मारमागुआ, कांडला बंदरगाह, कांधला लिखा है, लेकिन रियल में कांडला बंदरगाह है, और ये आपका कोचीन है। तो आप ही देख लो, आप सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका तुम्हारा, कांडला बंदरगाह गुजरात, उसके बाद आ जाएगा मुंबई, और उसके बाद एक गोवा, मोरमागुआ गोवा में है, तो ये आ जाएगा तीसरा। उसके बाद आ जाएगा कोचीन। तो पहले नंबर में कौन आ रहा है आपका, सी। अब देखना है इसमें सी कौन सा है। तो सी में सी है आंसर, या तो डी, 2 ठो सी हो गया है। ये देखो ये सी हो गया, ये सी हो गया।
तो पहले नंबर में सी, उसके बाद कौन आएगा मुंबई ए। तो देखो सी के बाद बी आ गया, ए आंसर नहीं है। सी के बाद क्या आना चाहिए ए, क्योंकि कांडला के बाद मुंबई आएगा तो ये है, उसके बाद क्या है बी है, तो मतलब साफ बात है, स्पष्ट है, इसका आंसर क्या है आपका सी है। इसको बनाने का तरीका है, यानी कि कांडला बंदरगाह, उसके बाद मुंबई, उसके बाद मारमागो, उसके बाद लास्ट में कोचीन, अगर यदि पढ़े हैं तो। क्लियर। इसके बाद ये नीचे वाला को देख लेते हैं, ये भी कूट में है क्या है, तो ये देखिए 14 वाला नहीं है कूट में, इसको डायरेक्ट बना देंगे। अब देखिए क्या लिखा है, जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय, शिवालिक। शिवालिक हिमालय भारत में है, मध्यवर्ती नेपाल के बेल्ट में, वृहद हिमालय सबसे बड़ा, और ट्रांस हिमालय चाइना तरफ है। तो यहाँ से भारी प्रश्न आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय पर्वत है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितना पर्वत को पढ़ोगे। लेकिन ये जास्कर पर्वत ज़्यादातर आता है आपका, तुम्हारा नंगा पर्वत आता है, आपका पीर पंजाल पर्वत आता है, तो बीच बीच में बड़े बड़े पर्वत आते हैं। तो रियल में इसका आंसर जो है ट्रांस हिमालय चाइना में है, यानी कि ये भारत तरफ नहीं है, ये उस तरफ है, हिमालय के पीछे तरफ ट्रांस हिमालय। तो इसका आंसर होगा ए, जास्कर पर्वत। इसके बाद देखो आगे, 14 के बाद 15 नीचे दिए गए अभिकथन और कारण सही विकल्प चुनिए। देख लीजिए, अभिकथन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था। बिल्कुल सही बात है, गोलमेज सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता की समस्या का दूर करने के लिए, बिल्कुल सही है सर ये। इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी। बिल्कुल गलत है सर ये, यानी कि कांग्रेस के बिना कैसे करेगा सर। हाँ, इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्याओं का समाधान बिना राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायता से करना चाहती थी। कैसे करेगा कांग्रेस के बिना, यहाँ कांग्रेस मेन है तो नहीं कर पाएगा संभवतः। ये ऐसा आंसर आनी चाहिए इसका। तो इसमें आगे देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये क्या है। इसका आंसर होना चाहिए, पहला सत्य है और दूसरा गलत है, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से। पहला प्रश्न ये है, ये पहला वाला सत्य है और आर जो है असत्य है, क्योंकि कांग्रेस के बिना भारत के संविधान, भारत के सिस्टम को सुधार पाना, समस्याओं को दूर कर पाना संभव नहीं है। तो इसका आंसर ए लेना चाहिए, व्यापम को लेना चाहिए। अब देखो आगे, इसके बाद देख लीजिए निर्देश, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर सही विकल्प चुनिए। बैंगनी क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। पहले तो ये जानना पड़ेगा लेवेंडर क्या है, यानी कि एक ऐसा तेल जिसमें क्या है आपका खुशबू है, ऐसा तेल जिसमें आपका खुशबू आती है, उस तेलों की खेती के बारे में बोल रहे हैं, लेवेंडर की खेती करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। बैंगनी क्रांति, बैंगनी मतलब पर्पल, पर्पल क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती बढ़ाना है। कारण, इस क्रांति का उद्देश्य भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाना, किसानों की आय के साथ साथ घरेलू बाजार को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है सर, जम्मू कश्मीर का भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाना, क्योंकि वह बर्फ क्षेत्र है, और घरेलू बाजार को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। इसमें एस सही है, आर भी सही है, दोनों सही हैं, यानी और स्पष्ट करता है, यानी आंसर कौन होगा आपका ए। इसमें अगर यदि आप जानते हैं तो खुशबू वाला तेल के बारे में जानते हैं तो टफ प्रश्न है, देख लो आप, बाहर से आया एकदम। 12वीं का बच्चा क्या जानेगा जी, छत्तीसगढ़ के बारे में ज्ञान नहीं रहता उसको, छत्तीसगढ़ के बारे में बेचारा ठीक से नहीं जानता, वो जम्मू कश्मीर क्या पढ़ेगा। मेरे समझ से बाहर है। व्यापम पीएससी क्या बताना चाहता है कि किस टाइप का लेवल का पूछना चाहता है। भीड़ बढ़ गया मतलब इतना कठिन, पूरे बच्चे मोरल गिर गए हैं जी, चले गए जी सब लोग, एक जने नहीं आए जी इधर जी, बड़ा दुख है। आगे देखो आप, अब इसमें से तुम्हारा प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पे, रोप, ये सुमेलित कीजिए बोल रहा है। तो मैं इसमें से एक ही चीज़ को पहचान रहा हूँ, कौन सा वाला, बिहू। बिहू जो है आपका तुम्हारा लोक नृत्य है असम का, तो ये हो गई आपका तुम्हारा बिहू असम का। तो इससे आपको को मैच कराना है कि आंसर कौन सा होगा, बाकी को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कैसा बनेगा, देखिएगा। तो अपने को देखना है सी का आंसर पहला। तो इसमें से देखो सी का आंसर कहाँ है भैया, पहला। तो सी का आंसर यहाँ पे 2 आ गया, देखो सी में, सी वाला का भी आंसर सी का पहला इधर भी है। अब उसके बाद हमको देखना है कि डिंडी जो है, ये डिंडी लिखा है, ये लगभग शायद महाराष्ट्र का है, ऐसा हमको जानकारी है कि डिंडी महाराष्ट्र में भी होता है और इधर गुजरात तरफ भी कुछ कुछ मनाते हैं। तो देखते हैं डी का तुम्हारा क्या है, दूसरा। तो डी का दूसरा में क्या है, दोनों में 2 है, मतलब साफ बात है दोनों मैच कर गया है, ये भी मैच कर गया है। अब देखना है यहाँ पे रोप और क्या है आपका तुम्हारा हिमाचल प्रदेश और डुडली। तो इसको ना हमको सर्च करना पड़ा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि इतना टफ पूछा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तब सर्च किए तब पता चला कि ये जो रोप है, रोप, तो इसमें से तुम्हारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर का है रोप। ए का आंसर क्या होना चाहिए, वो आई भी, एक आंसर आई भी, ये है, ये सी है इसका आंसर। देख लो आप, इतना कठिन पूछा है आदमी। पहले अब क्या बोलूँ सर मैं वापम के बारे में, अब हद पार है। ये इतना है, इसको हम लोग नहीं बना पाए इसको,
क्योंकि सर एक एक राज्य में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कितना सारा है, जनजाति और हमारा आन सभी समाज का देखोगे 100-150 नृत्य है। एक एक राज्य का इतना डीपली पूछ रहा है। एक तो बिहू बस असम है, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है वो, असम को जानने के बाद भी। ऐसा टफ प्रश्न है, बड़ी मुश्किल से इसको देख के बना रहे हैं भाई, देखना पड़ा हमको, सर्च करना पड़ा है। आगे देखिए, इसके बाद ये है मौलिक कर्तव्य वाला। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये तो इतना पुराना प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इंदिरा गांधी की है 1976 में। तो ये सब लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य, जो 11 कर्तव्य होता है ना, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करे, वो है। इसका आंसर क्या है आपका? बी है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में, ये बहुत सर थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न आ गया है इसमें, तो देखेंगे थोड़ा सा इसको बना पाएंगे कि नहीं। इसको ना दिमाग लगाना पड़ा है, थोड़ा समय देंगे तो बनेगा ये। इसमें लिखा है कि बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। इसमें लिखा है इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होती है, इसमें कोई भी चीज़ यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकती, ये हॉकिंस विकिरण उत्सर्जित करती है, ये नग्न अवस्था से दिखाई देती है। अब आप ही लोग मतलब देखिए, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो समझ में आ रहा है मुझे कि ये नग्न अवस्था से दिखाई देती है। मतलब ये बोल रहा है कि आप डायरेक्ट देखोगे ब्लैक होल दिख जाएगा क्या कर, तो हो जी हम लोग को दिख जाएगा जी ब्लैक होल है। हम लोग को सिर्फ आत्मा दिखता है, जो मरता है ना आदमी, वो जाता है ऊपर, वही बस दिखता है, समझ आ रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो ये चीज़ है कि इस 4 ऑप्शन में जिसमें आई भी है, चौथा नंबर है, वही आंसर नहीं है। यानी कि इस ऑप्शन में आई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना ये नग्न आंखों से दिखाई देता है, नहीं देता रे मेरे बाप, कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसमें से ना आई भी जो नहीं रहेगा वही होगा। तो पहली बार तो तुम्हारा इसमें क्या है, आई भी कहाँ नहीं है। देखो आप गौर से इसको, इसमें आई भी है, मतलब साफ बात है ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद आई भी देख लो, यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ए है या तो बी है, ए है या तो बी है। अब इसको देखेंगे गौर से हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं ये। तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होती है, बिल्कुल पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, जैसे ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। इनमें कोई भी चीज़ तक किसी प्रकाश का बाहर निकल पाना संभव नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकता सर। हॉकिंस भी किरणें, इसको आप सर्च करेंगे पता चलेगा, बिल्कुल उत्सर्जित करती सर हॉकिंस किरणें। तो ये देख लीजिए 1, 2 और 3, तीनों क्या है आपका सही है। 1, 2, 3, 2 तक पकड़ लिए थे, तीसरा पता चल गया उत्सर्जित करता है। और रही बात, जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो विकिरण मिलेगा ही, चाहे वो विकिरण कोई भी हो आपका। तो ये देख लीजिए आपका आंसर इसका क्या है, आपका बी है। इसको सिर्फ किससे बनाया जा सकता है, नग्न आंखों से गैस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है इसको। आगे देखें, इसके बाद सर आपका तुम्हारा ये सुमेलित करके सही उत्तर चुने। अब इसको देख लीजिए, ये भी पूरा आ गया एक पेज में। अब इसमें क्या लिखा है इसको देखिए, सुमेलित करके देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, लेखक और कृत। देखिए मेगास्थिज ने क्या लिखा, इंडिका, ये देखो इधर है, ये हमेशा आता है प्रश्न सर यही वाला। तो पहला का आंसर क्या है, आई वी। पहला का आंसर क्या है, आई वी। पहला का आंसर आई वी, ये लास्ट डी, इसका लास्ट पहला आई वी बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बी का एक महाभारत पतंजलि, ठीक है। कलहन राज तरंगनी और बिलहन का विक्रमादित्य देवचरित, ठीक है। इसका आंसर डी है। इसमें एक पता है तो बता सकते हो, क्योंकि मेगास्थिज का रचना कौन किया है, इंडिका का रचना कौन किया, मेगास्थिज। मेगास्थिज किसके दरबार में आया था भाई, पता है आप लोग को, तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में आया था। और ये इसको हम लोग मीरा राव मौर्य वंश बोलते हैं। मीरा राव मौर्य वंश का मतलब पूरा मौर्य वंश के बारे में लिखा है, कौन आपका, मेगास्थिज। इसलिए एक प्रश्न से बन गया, इसका आंसर है डी। सरल है ये वाला, ऐसे कुछ कुछ सरल डाला है, बाकी पूरा धज्जी उड़ा दिया है। फड़फड़ा गए पूरे बच्चे लोग, एक जन इधर आए नहीं, सब बेहोश पड़े होंगे बेचारे लोग। क्या करोगे, पढ़े हैं वहाँ से आया नहीं है तो टेंशन तो आएगा सर। सही, बहुत टफ पूछ दिया है। निम्न में से किस टीम के IPL 2025 का खिताब जीता था, पता होगा। अभी भीड़ में मर गए सब बेंगलोर में, तो याद होगा। इसमें कुछ करने की, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सुपर किंग 11 पंजाब ऊपी जीता था। तो साफ बात है, ये सबसे सरल प्रश्न है। लड़की लोग नहीं बना पाए होंगे, लेकिन लड़के लोग बना सकते हैं इसको। क्लियर है, ये देखिए आ गया। इसके बाद आता है सर आपका 22वां प्रश्न। ये क्या बोलता है, इसको ना, ये फूल वाला है। कौन सा कथन सत्य है, जिन फूलों में फूलों की कढ़ाई होती थी उसे पुष्पकट्ठ कहा जाता है। भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। तो आप लोग कपड़ा देख के बता सकते हैं कि रियल में राजस्थान में है सर। हर चीज़ का कलर, डिजाइन अगर यदि कहीं पे भी आपको देखना है तो आप राजस्थान में जाइए। 100% इसका आंसर यही है। दोनों कथन सत्य है, ये भी सही है वो भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ना गेस करके बना सकते हैं, गेस करके बना सकते हैं। अब हम लोग PSC लेवल के हैं तो थोड़ा समझते हैं इसको, तो बना दिए। लेकिन एक बारी पास बच्चा वाला इसको मुश्किल है बना पाना, लेकिन गेस किया जा सकता है कि दोनों सही। क्योंकि वो कढ़ाई उसमें भी लिखा है, इसमें भी सजावट। तो राजस्थान के लोग सजावट इसलिए तो एकता कपूर के सीरियल में आते हैं लोग, हमारा छत्तीसगढ़ वाले नहीं आते। आगे देखो,
इसके बाद ये पूछा है आपका तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी सारी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। 382, यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलो चौड़ा में 382 लोग रहते हैं। ये 2011 जनगणना के अनुसार अभी तक 382 बार से ज़्यादा बार प्रश्न में आ चुका है, यानी कि बोले तो आंसर सी है। जो चीज़ सरल है ना उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, सीधा फट फट खत्म करने का। इसके बाद सर ये देख लो आपका स्ट्रोमा वाला, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं केल्विन चक्र कहाँ पर होती है? थाइलोकोलाइट झिल्ली, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया 100% होता है स्ट्रोमा। डायरेक्ट प्रश्न है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे देखो, ये क्या लिखा? नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर को सही विकल्प चुनिए। झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में पूर्व क्या कैम्ब्रिज युग की क्वार्टर और गार्नेट चट्टानें हैं? कारण पूर्व आपका कैम्ब्रियन युग की क्वार्टर तथा गार्नेट चट्टान में मैग्नीज प्राप्त होता है। इसको भाई हम लोग सर्च किए हैं तब पता चला है, इतना डीपली पूछा है इसको। मैं सोचता हूँ 12वीं पास पे यहाँ हम लोग पीएससी वाले लोग को पसीना छूट रहा है, तो 12वीं पास वाला बच्चा क्या समझेगा? मेरे समझ से बाहर है सर। इसको हम लोग सर्च किए हैं भैया, हमको नॉलेज नहीं था, ज़्यादा होशियारी मानना ठीक नहीं है। इसको हम लोग सर्च किए तब पता चला इसका आंसर जो है ना सर आपका बी है। ये आर है, दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है स्पष्टीकरण नहीं करता, यानी आंसर क्या होगा इसका आपका बी। दोनों सही है लेकिन स्पष्ट पता नहीं कि क्वार्टरजाइट में यहाँ खनिज मिलता है, मैग्नीज की स्पष्ट नहीं है। आगे देखो, यही तो पूछ रहा हूँ सर मैं, इंडियन जियोग्राफी में और भी तो पूछा जा सकता था, इतना डीपली पूछने की क्या जरूरत है? आगे देखो अब क्या लिखा है सर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उसके होने के समय काल का, स्वतंत्रता आंदोलनों को उसके होने के समय अनुसार सही क्रम में रखें, बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है सर, देख लेते हैं बढ़ते क्रम को। तो आपका देख लीजिए, पहले सविनय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले तो खिलाफत होगा, फिर असहयोग आंदोलन होगा, फिर सविनय आंदोलन होगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से तुम देख लो पहले कौन आएगा? बी आएगा। बी एक ही तो है, एक ही तो बी है सर, यही है आंसर। ये लो BCAD लाइन से खिलाफत आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा, सविनय। ये भी सरल है, पूर्व वाला है ये। ऐसा आते रहता है सजाव करके। मैंने प्रश्न को देखा है पहले से, ये बहुत सारा प्रश्न रिपीट हुआ है। जो पूर्व में पढ़ रहे हैं ना, जो कोचिंग कर रहे हैं उन लोग बनाए हैं बहुत सारा। कटअप भले कम जाएगा, सब बेहोश पड़ेगा, मैं भी जान गया, कटअप नीचे जाएगा। लेकिन ये मत सोचेगा अरे वो 80 बनाया, सब फेंक दिए 1/4 में 100 गोला लगा के आए होंगे। आपका 50-60 के बीच में देखते रहना, आपका सब लेवल में आ जाएगा। इतना टफ है सर। निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उसके कालक्रम के सही कालानुक्रम अनुसार जमाइए तथा नीचे दिए गए विकल्प को, मतलब वो बोल रहा है कि जितना प्रधानमंत्री उसको क्रम से सजाओ, तो कौन पहले आया इस टाइप का है। तो देख लो आपका तुम्हारा नरसिम्हा राव से पहले VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो देवेगौड़ा के बाद तो इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बना था। चंद्रशेखर पहले, उसके बाद VP सिंह, उसके बाद नरसिम्हा राव, फिर HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो पहले कौन आएगा सर? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बोले तो बी में कौन है? ये एक ही ठन है, ये बी वाला ऑप्शन सट से सीधा, और पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद सी बोले तो आपका चंद्रशेखर, उसके बाद ये नरसिम्हा राव। ये है आंसर इसका। ऐसा है पूरा 12-13 जो भी 15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रम से बोलिए आप, ऑटोमेटिक बढ़ है, कुछ करने की जरूरत नहीं इसको। इसके बाद देखेंगे सर आपका क्या है, निम्न टीमों को। हाँ ये देख रहे हो, कम खतरनाक पूछा है, पूरा टीम याद रहेगा तब बनेगा, ऐसा वाला कहानी है। तो निम्न टीमों को ICC रैंकिंग के घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। मतलब वो बोल रहा है कि टॉप पोजीशन में कौन है सर, उसको घटते हुए पहला दूसरा ऐसा लिखते जाना है। देखेंगे आप। तो इसमें से भारत, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, आपका न्यूजीलैंड। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि ICC रैंक में कौन टॉप पोजीशन है, लेकिन मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया कोई काट नहीं कर सकता। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? डी है। अब इसमें डी वाला कौन है? एक ही है, ये देखो। क्लियर है आपका? ये देख लीजिए आप, ये देखो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको एकदम इजी बन रहा है। डी उसके बाद सी बोले तो आपका तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद बी में कौन है? इंग्लैंड, उसके बाद ए कौन है आपका? भारत, तब ई में कौन आ गया आपका? न्यूजीलैंड। ऐसा इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आगे देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से बन गया ही। आप इसके बाद देखेंगे आप महाकुंभ 2025 के संदर्भ में निम्न मिलान कीजिए। आप ना देखे होंगे जियो मोबाइल में आपका ये बार बार आ रहा था, मेरे मोबाइल में आ रहा था छोटा वाला 1100 रुपये वाले में जियो भारत में, कि इस दिन महाशिवरात्रि है, इस दिन मौनी अमावस्या, ऐसा लाइन से आ रहा था। उसी को प्रश्न पूछा, देख लीजिए आप। तो पहला क्या है? 14 जनवरी। और 14 जनवरी को याद करो, 14 और 15 जनवरी 16 जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति।
ये सबको पता है। अरे मकर संक्रांति बनाते हैं ना हम लोग पुष्प पूर्णिमा वाला, तो 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को क्या होता है मकर संक्रांति, मुझे एक पता है, बाकी का तो याद नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ 14 जनवरी, ये 29 जनवरी को, 12 फरवरी को, 26 फरवरी को क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है 14 फरवरी को मकर संक्रांति होता है, तिल लाडू खाते हैं हम लोग। तो ए का आंसर क्या है, 2। तो देख लो आपका ए का 2 वाला आंसर अकेला है, तो कौन सा है, बी है आंसर। पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको अगर यदि एक भी पता है तो बना सकते हैं। देखो पहला का बी, ये उसके बाद बी का ए लाइन से, वो मौनी अमावस्या 29 जनवरी, तो एक भी पता है, एक ही पता है तो बन जाएगा, क्योंकि ये 12वीं लेवल का है ना सर, पैटर्न को बना दिया है कठिन, पीएससी लेवल बनाया है, लेकिन आंसर जो आ रहा है ना रियल में 12वीं लेवल से आ रहा है, इसको बस तरीका है। लेकिन मैं बोलता हूँ सर पहले आप शेर को दिखा देते हैं और उसके बाद तुम किससे लड़ा रहे हो, आप भेड़ से लड़ा रहे हो। तो सर पहले तो शेर को देखे तो उसको तो अटैक आ गया ना, शेर को देखा अटैक आ गया, बाद में किससे लड़ा दिया, भेड़ से, बकरी से, तो बकरी को काट के खा जाएगा मैं भी जानता हूँ, लेकिन पहले तो आप शेर को दिखा दिए ना, मैदान में शेर को उतार दो, अटैक आ गया, मर गया वो पहले ही। तो पहले आप डरा दिए, इसलिए पहले मैथ्स का पेपर होता था, हम लोग 10वीं बारी पढ़ते थे मैथ्स भी हम घबरा जाते थे, फेल हो जाते थे, तो फिर आगे क्या विषय में जाएंगे एग्जाम में, इसलिए सरकार ने हमारी बातों पे ध्यान दिया और अब मैथ्स का पेपर सबसे आखिरी में होता है, पहले हिंदी होता है सरल वाला। यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न अब पीएससी लेवल का है और आंसर आ रहा है 12वीं लेवल का। तो वही बोला, पहले लड़वा दिया शेर से, शेर को देख के हम डर गए, अटैक आ गए, मर गए, तो क्या घंटा मैं आपका बकरी को मारूंगा, भेड़ को, ये इसलिए मेरा दिमाग घूमता है बाबा पीएससी के ऊपर। आगे देखो, ये लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो हम लोग को तो बंगाल अरब का लाइन से बता देंगे सभी तरफ, तो देखना है कौन कौन सा है आपका तुम्हारा। तो दामोदर नदी झारखंड से निकलती, वो भी गिरती, इंद्रावती नहीं गिरती सर, इंद्रावती जाके गोदावरी में मिल जाती, माही नदी तो किधर गिरती है आपका, अरब सागर में गिरती, गुजरात तरफ, और कावेरी गिरती थी। इसका आंसर जे और एम है। अब देखते हैं ऑप्शन में जे और एम, अरे बाप रे, यहाँ तो जे एम ही नहीं, एम ही नहीं है यहाँ पे, अब कैसे करोगे आप, कैसे बनाओगे। अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, माही नदी तो अरब में गिरती है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। आप फंस गया कौन, आपका इंद्रावती, कि इंद्रावती कहीं भी नहीं गिरती, ना अरब में गिरती ना बंगाल के खाड़ी में, इंद्रावती तो जाके गोदावरी में मिलती है। मतलब ये व्यापम कह रहा है कि इंद्रावती गोदावरी में मिलती है, गोदावरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। मतलब वो ऐसा घुमा के आंसर ले रहा है, जबकि कायदे से प्रश्न गलत है, ये प्रश्न को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका आंसर ये ऑप्शन देख के लग रहा है कि दामोदर, इंद्रावती और कावेरी, जे के एम, तो जे के एम, ये इसका आंसर सी है, वो लेगा आंसर। लेकिन मैं दावा के साथ बता रहा हूँ ये आंसर 100% गलत है। इंद्रावती ना अरब सागर में गिरती है ना बंगाल खाड़ी में, ये कहाँ जाके मिलती है, गोदावरी, और गोदावरी उसको क्या करती है आपका तुम्हारा बंगाल खाड़ी में गिराती है। सोचो आप, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने एक तलवार एक आदमी की साइकिल में दबा दिया, अब दबा दिया, अब उस तलवार का इस्तेमाल अगला वाला जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव चक से काट देगा, उसका मर्डर कर देगा, तो क्या मैं आरोपी हो जाऊंगा? भैया मैं उसको तलवार रखा था नारियल काटने के लिए, अब वो तलवार को साइकिल में दबा दिया, नारियल काटना करके वो जाकर विष्णुदेव साहब काट दिया, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो करके, तो उसमें मैं मर्डर कहलाऊंगा क्या? मैंने भी लगेगा 300। तो तलवार से सिर्फ आदमी काटा जाता है, नारियल नहीं काटा जाता। ऐसा प्रश्न पूछता है, कौन 12वीं का बच्चा इसको समझ पाएगा? अब हम समझ गए, ऑप्शन देके जान गए कि इंद्रावती को बंगाल खाड़ी ले रहा है गोदावरी के साथ। ऐसा सर बड़ा दिक्कत है, क्या बताऊं। आंसर सी है सर इसका ना। आगे देखिए, इसके बाद तुम्हारा 31 नंबर कॉलम 1 को सुमेलित कीजिए। इसमें से ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, आपका अमेरिका का संविधान, तो ये हम लोग पढ़ाते हैं सर इसको। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान और कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, हम लोग पूरा पढ़ाते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। लेकिन इसमें सबसे सरल जो बार बार आता है वो है नीति निर्देशक तत्व। बोले तो आपका आयरलैंड, आयरलैंड में राज्य का नीति निर्देशक तत्व आता है, इसका ये ऐसा बनाएंगे आप इसको, ये ऐसा, यानी कि बी का IV चौथा है आंसर। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में बी का चौथा कौन है, तो बी का चौथा कौन है सर, ये वाला। तो यानी कि स्पष्ट है, इसका भी तीसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी एक और इसका भी चौथा IV। तो इससे समझ जाओ कि इसका आंसर डी ही है। एक आपको पता है तो बन जाएगा, क्योंकि बी का आंसर IV, देखो मिलान कर दिया। अब बाकी की जरूरत नहीं, हमको तो मालूम है न्यायिक पुनर्विलेखन अमेरिका से लिया गया है, कनाडा का संविधान से संघ शासन लिया गया है, हमको पता है, पूरा पता है इसका। लेकिन अपने को एक से आंसर बन रहा है, क्योंकि सबसे सरल आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व राज्य का अनुच्छेद नंबर, अब पढ़ाएंगे, अब समय आएगा तब संविधान में। आगे देखिए बन रहा है ये। इसके बाद तुम्हारा आ गया कौन सा, ये प्रश्न 31 नंबर के बाद आ गया 32 नंबर। हाँ ये भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं। ये देख लीजिए, सुमित कीजिए। इसका क्या है सर, साइंस एक्सोथर्मिक उष्मा अवरोधी करता है, अवशोषित करता है, एंडोधर्मिक उष्मा उत्सर्जित करता है, एंथ्रोपिक
आपका तुम्हारे किसी तंत्र की कुल उष्मारोधी सक्रिय ऊर्जा, इसको साइंस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा अल्टी पल्टी लिखा हुआ है सर। ये अल्टी पल्टी मतलब एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा अवशोषित करता है, और एक्सोथर्मिक मतलब वो क्या करता है, उत्सर्जित, मतलब इसको ऐसा पलटी है। तो मुझे दो पता है, मुझे दोनों के बारे में पता नहीं, ये दोनों के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे। तो पहले देख लेते हैं, पहले का आंसर क्या है, बी। तो पहला का आंसर वाला बी कौन सा है, यहाँ दो हो गए, या तो बी है आंसर या तो सी है, दो। अब इसके बाद देखना है बी का आंसर ए, बी का आंसर वाला ए, दोनों ए है। अब मुझे देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा वाला है, दोनों फिक्स बैठ गया सर, और दोनों हैं, या तो बी आंसर है या तो सी है। अब देखिए सी वाले, सी में बदल जाएगा। अब सी मुझे नहीं पता, अगर यदि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हमको अब आगे देखना है कि एंथैल्पी क्या होता है। तो देख लीजिए, किसी तंत्र की कुल ऊष्मा सामग्री, तो ये बिल्कुल 100% ये सही है सर, इसी का सीध में है ये। तो देख लीजिए एंथैल्पी क्या करता है। अब इसको मिलान करना है, सी का आंसर क्या है, 3, तो सी का आंसर 3, ये भी 3, ये देखो ये आ गया, इसका मतलब है ये बी आंसर है 100%, इसको बनाया जा सकता है। लेकिन अगर यदि 2 ही पता है तो नहीं बन रहा है, 3 पता है तब बन रहा है, चौथा की जरूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है सर, आपका तुम्हारा गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता दी गई ऋग्वेद काल में, बौद्ध काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में। ये समझने वाला चीज़ है। इसमें से देख लो, आपका तुम्हारा ऑप्शन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ऐसा है। ऋग्वेद काल, बौद्ध काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल। आप इसको गौर से देखिए, 2 काल मुझे अच्छे से पता है, एक का नाम ऋग्वेद काल और एक का नाम उत्तर वैदिक काल। इसके लिए गायों के लिए कई ये मूल्यवान धन थी, सबसे मूल्यवान धन कौन थी बोलेगा, गाय। इसके लिए कई युद्ध लड़े गए हैं, एक एक गाय के लिए कई युद्ध लड़े गए, वैदिक काल, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें से मेरे जानकारी में ये और तुम्हारा तीसरा। अब इसमें देखते हैं, ये और दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा और तीसरा ये भी नहीं हो सकता, हमको देखना है 1 और 3। तो 1 और 3 ये आ गए, तो ये है आपका सी आंसर। यानी कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में गाय के लिए कई युद्ध हुए हैं और मूल्यवान धन था, ये भी है। नीचे दिए गए अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का वित्तीय लिख दिया है, वित्त होना चाहिए। वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल किया जाता है, हर 5 साल में। तो ग्राम पंचायतों को पेमेंट मिलती है। कारण, वित्तीय आयोग के पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण कर सरकार द्वारा पंचायत, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा बिल्कुल करता है सर। सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर पहला है। यानी कि मूल व्यवस्था को व्याख्या करता है, आर एक दोनों सही है। तो एकदम सरल है, बताने की जरूरत नहीं, हर 5 साल में होता है और सरपंच लोग बहुत ऐश करते हैं इसमें। इसके बाद है जनगणना। जनगणना में क्या लिखा है सर, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की वृद्धि दर, पता नहीं 10 बार से ज़्यादा बार आ गया, 22%। देखो 22% कौन है, ये 22.61 है, लेकिन रियल में 62 है, वो 22.62 है। इसमें 59 भी है, कई जगह कई 22.59 भी लेता है, कई बार आपका तुम्हारा 61, ये अभी 61 ले लिया, इसके पहले 62 भी लिया था। तो पहली बात तो 22 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 है, 25 है, 23 है, 22 है, तो 22% ये 2011 के अनुसार ना, तो ये सरल है सर, इसका आंसर बी है। इसके बाद आगे देखो क्या है, इसके बाद है सर छत्तीसगढ़ विधानसभा फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो 24-25 में प्रति व्यक्ति आय, इत्तेफाक से अभी मैं बच्चों को करंट अफेयर पढ़ाया था, तो 1,62,870 है, जो कि पहला ही आंसर है सर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये है इसका आंसर। पिछले साल का 1,47,922 भी नहीं लिखा है इसमें, ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं तो अभी मर जाते बच्चे लोग। 1,47,922 भी रहते ना, फड़फड़ा जाते, लेकिन नहीं है किस्मत से, ऑप्शन से हटा दिया है। इसके बाद है तुम्हारा मुकुटधर पांडे साहब। तो मुकुटधर पांडे का क्या कहानी है, मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, सैला नृत्य, 100% यही है सर आपका ए। सुआ नृत्य को गरबा कहा है और इसको भारी पड़ता है, और बच्चे सब बच्चे बनाए होंगे इसको, कोचिंग वाले तो बनाए होंगे। इसके बाद आ जाओ सर आपका 38 नंबर में, ये क्या बोलता है सर, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है आषाढ़ में, सावन में, भादों में। कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चे ने सही मारा है आपका भाद्र पक्ष। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसा है, 1 नंबर प्रश्न आया है सर, इसको बहुत सल्यूट है प्रश्न को। इसमें देखो क्या लिखा है, वृत्ताकार, आक्सबो नुमा, और आपका क्या है आपका पंखा नुमा और आयताकार। अब देखिए इसको समझिएगा। वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है ऐसा गोल, और हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है, चपटा है, ऐसा ही है ना सर, ये ऐसा है ना, ये ऐसा धान का कटोरा बोलते हैं। तो रियल में छत्तीसगढ़ का मैदान जो है, रियल में ये ऐसा है, ऐसा। अब इसको अंडाकार तो नहीं बोलोगे, अंडा इतना लंबा थोड़ी ना रहता है। तो ये वृत्ताकार, वृत्ताकार भी नहीं हो रहा है।
और ये अक्सोबोनुमा पहली बार तुम सुन रहे हो तो इसको रोक दिए रहो। पंखानुमा, पंखानुमा मतलब होता है ब्लेड जैसा, ऐसा ऐसा ब्लेड जैसा। था कहाँ ब्लेड जैसा है, नहीं है। इसके बाद क्या, आयताकार, आयताकार मतलब आयता मतलब समझ गए, आमने सामने की भुजा बराबर हो, नहीं है। तो स्पष्ट है, मुझे अक्सोनुमा नहीं, मुझे नहीं पता, तो साफ बात है, तीनों तो पता है मुझे कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि चपटा है ना। तो रियल में अक्सोनुमा मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है कैप्सूल। क्या होता है आपका, कैप्सूल। तो कैप्सूल जैसा दिखता है रियल में छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इसका आंसर होगा आपका अक्सोनुमा, बोले तो ये है आपका बी आंसर है। इसको ये इसका समझेंगे तब बनेगा। तो बिल्कुल में वो कैप्सूल जैसा है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कैप्सूल जैसा है। तो ये है, पहली बार ये प्रश्न में आया है, अभी तक कभी नहीं आया था ये। तो ये है अक्सबोनुमा, ये आंसर है, क्योंकि ये पहली बार बच्चे लोग सुनोगे फड़फड़ा गए होंगे। और एक चीज़ और है, वृत्ताकार, पंखानुमाकार, आयताकार जब कभी एग्जाम में नहीं आया और नया चीज़ जब अक्सबोनुमा दिख रहा है तो इसको मार दो ना भाई, क्या है 1/4 क्या है, तुक्का तो है, तो लिया जा सकता था। तो रियल में इसका ही अंग्रेजी अर्थ पता रहेगा तभी बना पाओगे। तो ये कैप्सूल नुमा होता है अक्सोनुमा मतलब, तो कैप्सूल छत्तीसगढ़ जैसा है, ऐसी। अब आगे देखिए, इसके बाद आ गया सर तुम्हारा महतारी क्या है, महारानी जी। महारानी वासटा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? पांडु वंश। किधर है भाई? सातवाहन वंश, राजर्षि तुलसी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश। 100% आपका पांडु वंश। सब लोग जानते हैं वासटा देवी लक्ष्मण मंदिर का नींव रखी थी। महाशिव गुप्त बालार्जुन रणकुश्री के दाई है। इसके बाद निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम से लगाइए तथा नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिएगा। धमतरी है, रायपुर है, कोरिया है, कोरबा है, सुकमा है। अब देखो तो क्या लिखा है सर इसमें। पहले तो आ जाएगा कोरिया, सी। इधर देखते हैं, छोटा देख लीजिए क्या लिखा है आपका, उत्तर से लेके दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले कोरिया, कोरिया का क्या है आपका सी। तो मैं सी वाला देखता हूँ, सी, पहला सी, 2 आ गए यहाँ पे सी वाला। या तो सी आंसर है या तो डी। अब कोरिया के बाद कौन आएगा नीचे सर? कोरबा, डी। कोरबा सी के बाद डी, दोनों है बेईमान, अभी भी नहीं आया आंसर। अब आ जाएगा कोरिया के बाद कोरबा, कोरबा के नीचे में क्या आ जाएगा आपका? रायपुर, क्योंकि धमतरी नीचे है। तो डी, सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी, सी डी ए, यही है आंसर। यह है आपका सी, एक क्रम है लाइन से। लास्ट में कौन आ जाएगा आपका? तुम्हारा सुकमा ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा इसको आंसर लेना है सर, सजाया जा सकता है इसको, जो जानते हैं 33 जिला। इसके बाद क्या लिखा है सर आपका? तुम्हारा महाभारत की कथा संबंधित है। सुआ नृत्य से, पंडवानी गीत से, ददरिया से, पंडी, सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। सबल सिंह चौहान ने ही तो आपका पंडवानी का क्या किया था? छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। तो पंडवानी महाभारत, भीम द्रौपदी की पात्र होती है, तीजन बाई, हमारी छत्तीसगढ़ की धरोहर। छत्तीसगढ़ PVGT मतलब बोले तो आपका तुम्हारा अति विशिष्ट पिछड़ा जनजाति को पहचानो बोल रहा है। तो ये है सर आपका पहला जनजाति कौन है आपका? अबुझमाड़िया, गोंड नहीं है, संथाल नहीं है, कमार है। टोटल 7 हो गए हैं। तो इसमें से अबुझमाड़िया और क्या है आपका? कमार है। जे और एम, जे एम कहाँ? ये आपका JM, ये डी आंसर है इसका। सरल है ये भी, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। आगे देखो सर, 41वां नंबर क्या बोलता है? बहुत सिस्टम में बड़ा हो गया थोड़ा सा, हाँ ये आ गया। अब देखो, इसके बाद नीचे दिए गए कथन SR को आधारित प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कवर्धा जो है ना वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, मैकल श्रेणी के पीछे होने के कारण। तो पहला वाला तो सही है 100%। उसके बाद कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है सर, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और उसका व्याख्या कर भी रहा है। तो पहला आर दोनों सत्य है और आर व्याख्या कर रहा है। 100% इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बनाया जा सकता, लेकिन कूट बहुत तकलीफ दे दिया है आपका तुम्हारा। अब आगे देखो, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 32 में है, 57 में, 40, 44। तो ये पूर्व प्रश्न है, 50 बार आ गया होगा। ये है आपका तुम्हारा सी आंसर बोले तो 40। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तड़ से बनता है ऐसा वाला। आप नितिन दे सकता तो पढ़े होंगे ना, तो वो पूरा लाइन से अनुच्छेद याद रहता है। निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन सा से था थे? गजब लिखे हो सर। अब देखते हैं इसमें, सतनामी आश्रम किया हुआ है, पवनार आश्रम ये तो विनोबा भावे का है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। खादी आश्रम किया है, सत्याग्रह आश्रम यही तो आता है, सतनामी आश्रम, दलित आश्रम, खादी आश्रम, पुत्रीशाला आश्रम,
कन्या छात्रा आश्रम, जितना भी आश्रम है सब सुंदरलाल शर्मा का देन है। तो इसमें से क्या है सर, आपका पवनार आश्रम छोड़ के सब बनाए हैं। आप देखते हैं क्या है, निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर चयन कीजिए। केवल एक नहीं, केवल 1 2 3 नहीं, ये क्या है सर, केवल 1 2 4, कौन सा लगा आप किए हैं 2, हाँ यही है आंसर, ये है सी आंसर है। इसमें ये पवनार आश्रम विनोबा भावे जी का है, आप लोग जाने होंगे, विनोबा भावे पवनार आश्रम भूदान आंदोलन वाले, इसलिए तीनों सही हैं। आगे देखो, ये पहली बार ऐसा कूड बना के पूछा है सभी आश्रम के बारे में, नहीं तो पूछता नहीं है ऐसा। एक तो पूछता है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घ एवं क्या है समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है। ताम्र युग, कैम्ब्रियन युग, पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। अरे बाप रे, ऐसा भी बनाया जा सकता है। इसमें ताम्र युग नहीं आएगा, कैम्ब्रियन युग आएगा, पाषाण युग भी नहीं आएगा। ये तो अभी बनाया जी, महंत घासीदास स्मारक जी रायपुर की पुरातात्विक दीर्घ, ऐसा घुमा पूछा, इनमें से कोई नहीं। और इसको गौर से देखिएगा आप, डी आंसर है इसका। अभी तक मैं 47 प्रश्न सॉल्व कर लिया हूँ, इसमें से इनमें से कोई नहीं वाला यही है, पहला ऑप्शन है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लो कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 47 प्रश्न निकल गए लेकिन अभी तक इनमें से कोई नहीं आया था, और पहली बार आया और पहली बार ही वही आंसर। तो ये भी एक गेस करने का तरीका रहता है। इसके लिए पुराना होना पड़ता है सर, कोचिंग में पहले थोड़ा चप्पल घिसो तब जाके अनुभव आएगा, घर बैठे हम अनुभव नहीं आएगा। इतने भीड़ है पेपर दिलाने पूछो मत, लेकिन अभी 4 प्रश्न इसमें से फड़फड़ा जाएंगे, ऐसा है सर। तो निम्नलिखित में कौन सा परिहार संबंध माने जाते हैं? सर इसको हमको सर्च करना पड़ा, हमारे इतना बुद्धि काम नहीं किया इसमें, इसको सर्च किए हैं तो रियल में ना ये इसका आंसर आया है आपका तुम्हारा ससुर बहू। यानी बोले तो आपका तुम्हारा दूरियां कौन बना के चलता है? सर देखो तो भाई बहन पास होते हैं, जीजा साली देवर भौजाई, दूरियां ऊपर प्रश्न है कि दूर कौन होता है? परिहार मतलब जो इज्जत करता है एक दूसरे का, दूर तो वही आएगा सास बहू। ये तुम्हारा क्या है आपका ससुर बहू। और कई जगह हम लोग सर्च किए आंसर में तो उसमें देवर भौजाई भी लिखा हुआ है। तो 2 आंसर इसका आ रहा है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है ना उस हिसाब से हमको लगता है कि इसमें आंसर ससुर बहू आनी चाहिए, क्योंकि परिहार मतलब होता है लिहाज करना, लोगों का एक दूसरे का सम्मान करना। तो इसमें ना ससुर बहू लग रहा है जो डिफरेंस है। बाकी तो सब भाई बहन क्लोज रहते हैं, भाई साली जीजा क्लोज रहते हैं, देवर भौजाई क्लोज होते हैं। एक ससुर बहू है जो क्लोज नहीं हो पाते, एक दूसरे में पर्दा प्रथा रहता है। तो ये इसका आंसर बी होना चाहिए, ये हम ऐसा बोलते हैं। इसका हमें पूर्व ज्ञान नहीं था, इसको हमने सर्च करके बना रहे। इसके बाद देख लीजिए आप, इसके बाद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर प्रताप सिंह, वीर नारायण सिंह, शंकर शाह जी, हनुमान सिंह। तो 100% प्रश्न को घुमा दिया गया है, लेकिन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार। इसको ही आंसर लेना चाहिए, हनुमान सिंह को मत लेना, क्योंकि ये 18 जनवरी सन 1858 को सैन्य में होता तब हनुमान सिंह आता। इसका आंसर वीर नारायण सिंह बिंजवार, बिल्कुल उसको लेना चाहिए, प्रश्न घुमाया है बस। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 50वां प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, बहुत सारा डाल दिया है सर, इसको देख लो थोड़ा सा। 50 प्रश्न सॉल्व हो चुका है अभी तक। आज छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजना को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार जमाइए। तो पहला मिनी माता हसदेव बांगो 1861-62, गंगरेल बाद आपका मिनी माता 1900 आपका 61-62, उसके बाद गंगरेल बाद 1978, सीकासार मुझे पता नहीं है, बोध घाट सबसे लास्ट में बना है ये मुझे पता है। तो मुझे 2 बस पता है जिसका सन बता सकता हूँ मैं। मिनी माता 1961-62 पहला कंक्रीट का निर्मित है, तो यहाँ 120 मेगावाट है। गंगरेल बांध जो है आपका तुम्हारा 1978 में बना। तो ए और बी पहले नंबर में कालक्रम अनुसार जमाइए। अब इसमें ए और बी कहाँ है सर? आपका ए और बी और ए और बी, ए और बी, मतलब ये ए है, ए बी सी डी, अरे कंटिन्यू लिखा है मतलब ये। मिनी माता, उसके बाद गंगरेल बांध, फिर सीकासार और बोध घाट। तो आखिरी मेरा बोध घाट तो क्लियर है, बिल्कुल बन रहा है, सरल है सर, इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद तुम्हारा देख लो राज्य के क्या लिखा हुआ है। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू जीडीपी जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सर आपका कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। मुझे 3 का पता है सर। कृषि क्षेत्र में हो गया है अभी आपका तुम्हारा 17% है ना, और उद्योग में 48 है ना, और सेवा में 35। इसका मुझे पता नहीं है, तो आंसर कैसे किया जाए इसका? इसका आंसर 48 सर। विनिर्माण उद्योग से तो नहीं बढ़ सकता, 100% इसमें सी आएगा आंसर सर इसका। विनिर्माण छोटा होता है, उद्योग बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तीनों का डेट जाता है तो इसमें आंसर उद्योग होनी चाहिए। मेरा गेस है ना, आपका नहीं सर का। व्यापम जब लेगा तब ठीक है, लेकिन ये 48 के साथ उद्योग ही होना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि 24-25 के हिसाब से मैं ऐसा अनुभव से बोल रहा हूँ कि इसका आंसर सी होना चाहिए। उद्योग 48% है, बाकी सब कम है इसके सामने। आगे देखो, इसके बाद आपका तुम्हारा
क्या लिखा हुआ है, दिए गए प्रमुख जनजाति विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित की। भूमकाल विद्रोह 1910, मुड़िया विद्रोह 1876, कोई विद्रोह 1859, लिंगगिरी 1856, मेरिया विद्रोह 1842। कहीं ये उल्टा तो नहीं लिखा है ना? यानी कि ये ऐसा लग रहा है, क्या करना बोला है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार मतलब आपका मेरे विद्रोह पहले लिंगगिरी ये अच्छा ऐसा, यानी कि सर ये ऐसा लिखा हुआ है, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा ऐसा है। यानी कि इसका आंसर ए है। ये देखो ई, पहले ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, बी आएगा। इधर से उल्टा पढ़ो, ए बी सी डी, उल्टा पढ़ेंगे तो आ जाएगा ये, क्योंकि सबसे 1910, अभी 1800 मेरिया विद्रोह, नरबली प्रथा आपका 1842, तो वो ही है हिरमा मांझी वाला। तो इसको इस बार पलट दिया, इसके पहले कालक्रम को जमा बोला था, अभी उल्टा पलट दिया, तो आंसर ए है सर इसका, बन जाएगा अगर यदि सन याद है तो। इसके बाद तुम्हारा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उसके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार करने के लिए, इसमें एक लाइन और नहीं लिख देना था जी, वोट पाने के लिए करके, तो ये और ज़्यादा अच्छा था। ऐसे कोष्टक में लिखना था व्यापम को, वोट पाने के लिए कौन सा योजना लाया है करके। तो मैया सम्मान योजना, महतारी वंदन योजना, लाडली बहना योजना, गृह निर्माण, इसका आंसर बी है। ये क्या है आपका, महतारी वंदन योजना, 1 साल में 12,000 और हर महीना 1,000। इसमें क्या लिखा है, पोषण स्तर, स्वास्थ्य स्तर को सुधार लाना है। नहीं सर, इसमें कोष्टक में लिख दो, चुनाव में वोट पाने के लिए ये योजना लाया गया। तो ये है महतारी वंदन योजना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरल है। इसके बाद तुम्हारा आ गया, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? अगरिया है, कंवर है, बैगा है, कमार है, मात्र अगरिया। उड़द दाल का महत्व आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, लोहा का भी काम करते बेचारे लोग, उड़द दाल का भी महत्व है इनके जीवन में। इसके बाद निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से हैं? महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह तो हल्बा विद्रोह है सर, परलकोट विद्रोह भी जनजाति विद्रोह, संथाल हमारे यहाँ का नहीं है, मुड़िया विद्रोह हमारे यहाँ का है। मतलब हल्बा भी है, परलकोट भी है, संथाल नहीं है। संथाल झारखंड में होता है, मुड़िया होता है। क्या लिखा, निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर चयन कीजिए। केवल जे के, केवल जे के, क्या लिखा है सर, केवल जे के एल, जे के और क्या लिखा है आपका एल। अच्छा, इसका एक ऑप्शन गायब हो गया है क्या? तो छोटा करना पड़ेगा सर, ये अब आएगा तब, तभी तो जे के एल एम कहाँ है, ये जे के एम, ये आएगा आंसर इसका। यानी कि परलकोट विद्रोह, ये संथाल विद्रोह हमारे यहाँ नहीं होता, बाकी तीनों होता है। तो ठीक है, जे के एम आ गया ना, आंसर सही है। वो तो देख के पता चल जाएगा। ये वाला अगला वाला सही बनाया है ऐसा लग रहा है लड़का। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2, सोलर स्पेशल इकोनॉमी जोन। ये तो स्पेशल इकोनॉमी जोन होना चाहिए, ये सोलर लिख दिया है। सेज है आपका मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क का AI डेटा राजनांदगांव, मेगा MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। तो सर इसमें तो मुझे पता है सेज जो है नया रायपुर है सर, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। अब एक आंसर दूसरा, एक आंसर ये आंसर है इसका, सरल है, देखो टफ कर दिया है, लेकिन एक आंसर दूसरा, एक ही है ऑप्शन में, देखो ए डू वाला, एक का आंसर दूसरा। सेज कहाँ है, नया रायपुर में बना है, मुझे मालूम है, चीन की मॉडल है, इसको लाया नया रायपुर में, एक ही है सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो ए का दूसरा, तो यही है, बी का तीसरा है, और मेगा आ गया। यानी कि तुम्हारा AI सेंटर नांदगांव है सर, सी का बिल्कुल सही बात, नांदगांव में है। देख, AI डेटा सेंटर नांदगांव में स्थापित होगा, नया डाटा है ये, याद रखें नांदगांव जिला वाले। इसके बाद देखो तो सर क्या लिखा हुआ है आपका, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यति अटल लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कम घुमाया प्रश्न को, देख रहे हो। सामान्य प्रशासन, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सरकार देती है, इसलिए उसको क्या लिख दिया है, सामान्य प्रशासन, ताकि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। यति अटल लाल सम्मान, सीधा 60 कर पूछना भैया, यति अटल लाल के नाम से कौन सा सम्मान दिया जाता है? अब वहाँ देखो, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, मतलब वो विभाग उल्लेख कर रहा है, जबकि सामान्य प्रशासन आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार जाता है। अब उसको घुमा रहा है ताकि बच्चा को समझ में आता है, विभाग को लिख दिया है। डायरेक्ट लिखना भैया, यति अटल लाल पुरस्कार छत्तीसगढ़ में किस सेक्टर में दिया जाता है, खत्म कहानी। तो देखो, महिला उत्थान नहीं दिया जाता, हिंसा में दिया जाता है, सामाजिक चेतना नहीं दिया जाता, गौ रक्षा दूठन है सर। तो दूठन है तो देखठन क्या नहीं होकर दिए गए उचित एक कारण है। जे और क्या है आपका तुम्हारा एम, नहीं जी, के और एम, के एम जहाँ है वही आंसर है, के एम के एम के एम के एम, ये के एम, सी है आंसर इसका, के एम। और दिख रहा है आपका हिंसा और गौ रक्षा दोनों बताते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही पूछा है, थोड़ा सिस्टम को बदल दिया है बस। इसके बाद आप 58, निम्न में से कौन सा आभूषण, कौन सा आभूषण, कौन सा आभूषण, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान यानी बोले तो ये वाला झुमका वाला, खिनवा वाला। अब इसमें देखना है क्या क्या है, लुरकी, तितरी, तरकी, पहुँची और झुमका।
मुझे ये झुमका पता है और तितली तर के तो जनजाति पढ़ा है इसलिए पता है, लेकिन इसमें गौर करने वाली चीज़ है पहुँची कहाँ पहना जाता है। इसको देखो, पहुँची कहाँ पहना जाता है, बाहाँ में, पहुँची नागमोरी यहाँ बाहाँ में। अब जिसमें डी रहेगा ऑप्शन, वो डी वाला जो है आंसर नहीं है, जिस ऑप्शन में डी है वो नहीं है। तो अब देखो आप कैसे हो जाएगा। देखो ये डी है, ये कहाँ है जी आपका डी, ये नहीं जी बी है। ये देखो ये डी है, मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि डी आ गया मतलब पहुँची कहाँ कान में पहुँच पहनेंगे जी, तो डी आ गया। यहाँ पे भी डी है, ये भी आंसर नहीं है। ये क्या है, ये भी डी है, ये भी आंसर नहीं है। तो साफ बात है डी ही होगा, क्योंकि इसमें डी आंसर आए। ये है देखो, इसमें डी नहीं है उल्लेख में। यानी कि मोलत यानी लुरकी, तितरी, तरकी, झुमका, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ पहुँची पता है। यानी पहुँची कहाँ पहना जाता है आपका तुम्हारा बाहाँ में, तो जहाँ पे डी रहेगा वो इसका आंसर नहीं है। तो देखो 3 ऑप्शन में डी है, देखो यहाँ पे भी डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है। अगर यदि समझेंगे ना तो इस सिस्टम से बन सकता है, लेकिन वही बता इसके लिए अनुभव होना जरूरी, 2-3 साल कोचिंग में खटना जरूरी रहता है। तो ये तीनों डी वाला है, इसलिए आंसर नहीं है। अब इसमें डी नहीं, जिसमें डी नहीं है वही आंसर है। तो डी नहीं है तो ये मोला नहीं मालूम तितरी कहाँ पहनते, लुरकी कहाँ पहनते, ताबीज कहाँ पहनते, मोला नहीं मालूम। तो वही चीज़ है, पहुँची पता है मुझे। देखो ये कितना है। और जो नया बच्चा होगा, अरे बाप रे मोर दादा नहीं जाने कौन कहाँ पहनते, तो सब सर कान में पहनने का है पहुँची को छोड़ के। क्लियर। आगे देखिए, आगे इसके बाद 59 नंबर है सर। क्या लिखा है इसमें, डी आ गया है पूरा ऑप्शन। क्या लिखा है सर, स्टेटमेंट ना, औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में अभिकरण अमृतकाल छत्तीसगढ़ की विजन 1947 परिकल्पना है, 100% सही है सर। क्या गलत है इसमें, राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना, बिल्कुल सही है सर, ये भी सही है। इसका आंसर आर, दोनों एस और आर दोनों सही है, और व्याख्या करता स्पष्ट है सर, इसका आंसर ए है। ये भी सरल है, अभी का वर्तमान है, 2047 का विजन बता रहे हैं ना ये लोग। और विजन तो पता है कितना पेड़ काटना है, वही विजन है 2047 तक अडानी को अरबपति बनाना है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उसके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटना, क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब ज़्यादा पहले ऊपर रहेगा फिर कम ऐसे होते चले जाएगा। तो लौह अयस्क कोयला, तो 2 मुझे पता है, आपका तुम्हारा बक्साइड और ये क्या है आपका चूना पत्थर है। तो सभी बहुमूल्य किस्म का, लेकिन इसमें से लोहा और कोयला लिखा है ना तो दिमाग घूम जाता है। भंडारण भले लोहा का ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन सब ज़्यादा किसका होता है, कोयला। तो हमको राजस्व कौन देता है, कोयला। तो देखते हैं इसमें सर कूट में बी वाला कौन सा है, तो इसमें से बी वाला सर एक ही है, एक आंसर बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है। मतलब पहले कौन आ गया, कोयला, उसके बाद लोहा, उसके बाद चूना पत्थर, फिर बक्साइड। यानी आंसर एक पता है तो आप बना सकते हैं। कोयला, कोयला सब ज़्यादा राजस्व है, तो देख लो वही है आंसर इसका, कोयला ही ज़्यादा राजस्व देता है, इसी कारण तो बिलासपुर जोन बना है। इसके बाद और कुछ छूट गया क्या, नहीं छूटा है। इसके बाद 61 नंबर का प्रश्न देखो सर, आपका क्या लिखा है इसमें, मांद्री नृत्य किस जनजाति का संबंधित है। अरे भैया मांद्री का क्या है, मुड़िया है, पूरा लाइन से बता देंगे। उसके बाद बैगा कमार उड़ा, कोई लेना देना नहीं। एक ऑप्शन पता है, फट से मारो उसको, टाइम नहीं लेने का, क्योंकि समय पे गोला भी लगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, डाउटफुल है सर। आपका ग्राम सभा का प्रत्येक, ये देखो आपका तुम्हारा ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, डाउट है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में, ये 6 माह नहीं सर, साल में भले लिखता है तो समझ आता है, तो 3 महीना आना चाहिए, 6 महीना नहीं है। कम से कम एक बैठक लिखा हुआ ना, नहीं है, 3 महीना होना चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में ग्राम सभा आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ये 100% सही है सर। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है, ये भी सही है। मुझे कितने में डाउट है, 2 में डाउट है, 6 महीना में नहीं 3 महीना में होता, या तो साल में 2 बार लिखता है। और ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता है, ये भी डाउट है, क्योंकि विहित अधिकारी भी बुला सकता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कहीं सचिव तो नहीं बुला रहा है। तो पहले ये 2 मुझे कन्फर्म है, तो इसमें कूट में दिया है ना सर, तो कूट वाला क्या है आपका 3 और 4, तो 1 2 3, ये सीधी सी बात है। ये थोड़ा सा है इसमें समस्या, थोड़ा देख लो आपका, तुम वो सरपंच बुला सकता है वाला में थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है सर। अगर यदि 1 3 और 4 लेता हूँ मैं, अगर कि सरपंच बुला सकता है करके, ये तो कंफर्म पता है मुझे, आंसर हो नहीं सकता ये। या तो साल में 2 बार लिखना था, 6 महीना 1 बार लिख दिया है, गड़बड़ है। या तो 3 महीना में लिखना था, वो आंसर नहीं है। लेकिन वो सरपंच बुलाता वाले में डाउटफुल है, क्योंकि कई बार विहित अधिकारी रहता है इसमें। तो इसमें ऑप्शन देख के बनेगा सर, क्योंकि 1 3 4 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब स्पष्ट है इसका आंसर सही है। यानी 3 और 4 सही है, यानी ये भी रॉन्ग मान रहा है वो, विहित अधिकारी लेगा ये, यानी सचिव। आगे पंचायती राज थोड़ा टफ रहता है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए। इसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है सर, कथन कारण में आ रहा था विचार विकल्प चुनिएगा। छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को माँ अभियान प्रारंभ किया, बिल्कुल किया गया अभी सर। महानदी के उद्गम क्षेत्र, महानदी नदी की स्वच्छता संरक्षण, बिल्कुल सही है, सब सही है इसका। ये तो अभी चालू किए हैं जी, अभी नदी बचाओ अभियान चला रहे हैं सिहावा से, ठीक है, ये सरल है।
इसके बाद तुम्हारा क्या है सर, ये आपका तुम्हारा निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2, इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। झंडा सत्याग्रह, नवावट, नवागांव जंगल सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र। मुझे ना नवा नट नहीं पता, मुझे ये बारे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। मैं झंडा सत्याग्रह 1923, कंडेल नहर 1920, रायपुर षड्यंत्र के 1942 से मुझे पता है। पहले झंडा सत्याग्रह कहाँ है, 23। पहला का आंसर सी, पहला का आंसर सी, दो या तो ये है या तो सी है, उसका दूसरा नहीं पता मुझे। सीधा सी का आंसर कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 किधर है भाई, ये आपका सी का दूसरा, तो सी का दूसरा ये, सी का दूसरा अकेला है, सी का दूसरा ये है आंसर इसका, ये पता चल जाता है। यानी आप 1 या 2 पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद रायपुर षड्यंत्र के 1942, परशुराम सोनी सुने होंगे, बेचारा बम से गिरफ्तार हो गया। इसके बाद आपका तुम्हारा क्या है सर, 65 नंबर, इसमें मैं गोला लगाया हूँ सर। देखो 60 निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, महतारी वंदन योजना, ये तो 10 मार्च 2024 है। एकीकृत बाल संरक्षण 9-10 और संजीवनी तुम्हारा 2000। ये सर इसको मैच करा रहे ना, तो इस ऑप्शन में नहीं है सर। यानी ये 100% क्या है, ये अंडरलाइन है सर, यानी बोले तो ये स्टार है। ये समझ आ रहा है ना, ये पूरा बिगड़ेगा सर सिस्टम से, एक कचड़ा कर दो इसको, पूरा स्टार लगा दो, ये कोई काम का नहीं है। यानी कि ये दावापट्टी में जाएगा, ये मरेगा, ये प्रश्न काम का नहीं, आगे पीछे लिखा हुआ है पूरा। इसके बाद देख लो क्या है आपका 66 प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार जमाइए। बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, GV राव समिति, हम लोग राव समिति पढ़ते हैं, उसका सिंघवी समिति पढ़ते हैं, सरकारी आयोग 1957-63, ये लाइन से सर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बलवंत, फिर अशोक, फिर राव समिति, सिंघवी समिति, सरकारिया आयोग, ये 1983 पहला प्रश्न आया है। ये आया है, पहला प्रश्न था 1983 वाला। अगर इसके यदि सन याद है ना बाबू लोग, दुनिया की ताकत को नहीं रोक सकता आपको बनाने के लिए, इसका आंसर पहला है। ABCD है, लाइन से है, लाइन से लिख दिया है। और सन पता है, ये 1957 से लेकर 1983 तक आप लाइन से बना सकते हैं। एक प्रश्न में 2 आंसर छुपा हुआ है। इसके बाद आपका क्या है सर, 66 खत्म। GS मेरा है, बाकी आप सर लोग बनाएंगे इसको। थैंक यू। चलिए GS के बाद हम शुरू करते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन को। जैसे 67 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेंसिल खरीदता है। अब आदमी पेंसिल खरीद रहा है तो बेचेगा भी, तो अब वह आदमी पेंसिल को खरीद कर जब बेच रहा है तो उसको 60% की लाभ प्राप्त हो रही है। 1 रुपए में वह कितनी पेंसिल, मतलब 60% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में उसे कितना पेंसिल बेचना चाहिए, तो हम देखते हैं। आप देखिए, हम ये मान के चलते कि 160%, 100% हमारा मुद्दल था, 60% हमारा लाभ था, 160 पैसा मान लेते हैं। 160 पैसे में हम 8 पेंसिल बेचते हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य पड़ता है 20 पैसा। एक पेंसिल बेचा जा रहा है 20 पैसे में, तो हमको टोटल 100 पैसे में पेंसिल बेचना है। तो 100 आता है 20 के पहाड़े में 5 बार में, तो 20 पंचे 100, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 100 पैसे में अगर हम 5 पेंसिल बेच रहे हैं तो हमारा मुद्दल आ जा रहा है। इस प्रकार हम 1 रुपए में 5 पेंसिल बेच पा रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर का, त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। तो अनुपातों के मान में अगर हम बात करते हैं sin 60 का, तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cot 90 का मान होता है 0। cot 60 का मान 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, अर्थात ये दोनों सही हैं। तो जिसमें विकल्प रहेगा K और L, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। K और L अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे हमको समांतर श्रेणी के बारे में दिया गया है। समांतर श्रेणी में क्रमगत प्राकृत संख्याओं के बारे में हमको अलग अलग फार्मूले दे दिए गए हैं डायरेक्ट। तो इन फार्मूलों का एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 2 3 4। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 4 4 8 2 10, ये 10 हो रहा है। तो किस इस फार्मूले का यूज करके क्या मेरा 10 आंसर आ रहा है क्या? तो 4 गुणित 4 और 1 5 बटा 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं और इस फार्मूले में अगर हम प्राकृत संख्याओं का मान रख रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है। क्रमगत प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n(n+1)/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n(n+1), यह भी करेक्ट है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n की पावर 2, न कि n+1 की पावर 2, ये वाला हो जाता है रॉन्ग। बाकी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, मतलब सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो जहां पे ऑप्शन J, K और M रहेगा वो विकल्प सही हो जाएगा। तो J, K और L, M, J, K और M ये सही है, ऑप्शन C। आगे बढ़ते, अब यहां पे हमें सीधा सीधा फार्मूला दे दिया गया है त्रिविमीय आकृति का। तो जब बात करते हैं त्रिविमीय आकृतियों का, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन किसे कहते हैं? बेलनाकार जो सिलेंडर होता है वो भी बेलन होता है। तो बेलन का आयतन का मतलब इस आकृति में कितना अंदर में सामान आ सकता है, इसको बोलते हैं इसका आयतन। अगर मैं इसको एक ड्रम मानूं और इस ड्रम में मैं पानी भरूं तो सबसे पहले तो पानी नीचे में फैलेगा, और जितना पानी नीचे में होगा अर्थात वो वृत्त के क्षेत्रफल पर है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, और जितना सामान नीचे में रहता है उतना ही सामान ऊपर तक रहता है। इस कारण हम इसको ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये आयतन का फार्मूला होता है। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यह आ जाएगा तीसरे नंबर का। ए का मिलान करेंगे अपन तीसरे नंबर से, तो यहां पे हमारे पास दो विकल्प हैं। एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अपने को सीखना पड़ता है, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब अपन देखते हैं शंकु का आयतन। तो अगर मैं इस बेलन से शंकु निकालना चाहूंगा तो इसमें मुझे 3 शंकु मिलेंगे। शंकु का मतलब होता है जिसमें अपन आइसक्रीम लेते हैं। एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, अर्थात एक बेलन में 3 शंकु मौजूद होते हैं। अगर मैं 3 को बाहर करूंगा तो इसको मैं 1/3 गुणित ऐसे लिख सकता हूं। तो बेलन के आयतन का 1/3 बी का रहेगा पहला। तो बी का रहेगा पहला, अर्थात हमारा विकल्प सही हो रहा है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते गाइस। अब देखिए, ये 10वीं का है बहुलक। जब हम इसको पढ़ते हैं, 10वीं का है ये, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमको 9वीं 10वीं से ही अपना गणित को स्ट्रांग करने की आवश्यकता होती है। अगर आप उसको अगर लाइटली लेके पढ़े हैं तो फिर आप जो लेकर कोचिंग में मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका जीएस स्ट्रांग है वैसे ही आपका मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, इसमें सीधा सीधा थ्योरिकल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए पेन नहीं चलाते, ऑप्शन बी ले लीजिएगा, इसमें क्रम से रहेगा ये। पहले हम क्या करते हैं, आवृत्ति ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर सब करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। पूरा थ्योरिकल है, ये भी एनसीईआरटी बुक से है 10वीं का। 72वां नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आएगा। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, पूरे थ्योरी हैं। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखिए, $74 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अंधकार का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका पंख, बी ऑप्शन दिया है आपका आतंक, सी दिया है आपका तिमिर, और डी दिया है आपका घन। तो अंधकार का पर्यायवाची बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आ जाते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 75 नंबर,
निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मतलब जो वाक्य दिया गया है उसमें से शुद्ध वाक्य उसका हमको चयन करना है। तो ए क्या दिया है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पहला ऑप्शन दिया है। बी दिया है आपका पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सी दिया है आपका पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और डी ऑप्शन दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो वाक्य दिया गया है उसको हमको उचित क्रम में जमाना है। तो कथन, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु आपका अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है का थोड़ा बहुत समावेश, बी दिया है यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, सी दिया है आवश्यक किया जाए, और डी दिया है नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, और ई दिया है ताकि विद्यार्थियों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है आपका 77। निर्देश क्या दिए हैं, दी गई स्थापना और तर्क के आधार पर जो है सही विकल्प का चयन करें। तो स्थापना आपका दिया है रस का निर्णायक सहृदय है, तर्क दिया है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सही, ए सही और आर सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 78 नंबर के प्रश्न में क्या बोलता है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का चयन कीजिए। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है ए जातिवाचक संज्ञा, तो ये तो नहीं है, ठीक है। बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी नहीं है। तो आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। तो आपका 78 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखते हैं आपका 79 क्या बोलता है। 79 में निम्नलिखित शब्दों का उनके संधि नामों के साथ सही विकल्प कीजिए, ठीक है। तो पहला आपका दिया है निरोग, तो निरोग हो जाएगा आपका 3, ए का 3, ठीक है। बी का आ जाएगा आपका दीर्घ संधि, ठीक है। तो 1 का 3, बी का आपका 4, और सी का हो जाएगा आपका 2 व्यंजन संधि, और डी का हो जाएगा यण संधि। तो क्या बैठ रहा है आपका 1 का 3, आपका बी का 4, और सी का 1, और सी का 2, और डी का हो जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आ जाते हैं 80 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बहुब्रीहि समास की पहचान कर बहुब्रीहि समास वाले शब्दों का चयन करें। मतलब प्रश्न पूछ रहा है जो बहुब्रीहि समास है उसका क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है चतुर्भुज, बी ऑप्शन दिया है सहस्त्रबाहु, सी दिया है दुख सुख, और डी ऑप्शन दिया है चंद्रमौली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चतुर्भुज भी है, सहस्त्रबाहु भी है, और डी चंद्रमौली, ए बी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए बी और डी। तो 80 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश में, हाँ भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा देखते हैं। तो 81 नंबर का प्रश्न में देखते हैं छत्तीसगढ़ी
के उपबोली और ओखर विशिष्ट शब्दामन के सही जोड़ी बनावाओ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हल्बी, है ना, हल्बी। तो हल्बी का आंसर ए हो जाएगा आपका 4, है ना, ए का 4। उसके बाद हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा आपका बेलसुगा, और सी का हो जाएगा आपका सरगुजिया का होगा सान सित्तिर, और डी का हो जाएगा आपका लेका। तो ये कहां बैठ रहा है भाई, तो ये बैठ रहा है आपका सी ऑप्शन में, सी में बैठ रहा है। तो आपका 81 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है 82 नंबर का प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी के मानक रूप माने गए हैं, छत्तीसगढ़ी के मानक रूप माने गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका रायपुर के छत्तीसगढ़ी ला, बी है अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ी ला, रायगढ़ के छत्तीसगढ़ी ला, बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। चौथा नंबर आपका रायपुर के छत्तीसगढ़ी ला और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी ला। तो ये कहाँ है आपका, तो ये है आपका सी में, है ना। तो 82 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है 83 नंबर। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण दिशा डहर प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ और ओखर उपबोली मन के सही क्रम हुई। मतलब आपका उपबोली के सही क्रम कौन सा है ऐसा बोल रहा है। तो ये जैसे प्रश्न में दिया है वैसे ही रहेगा, एज इट इज। पहले क्या आ जाएगा, सरगुजिया आ जाएगा, फिर बिंजवारी, फिर छत्तीसगढ़ी, फिर लरिया और हल्बी। ये एज इट इज ऐसी क्रम में रहेगा। तो ये कहाँ कौन से नंबर में दिया हुआ है वो देखते हैं। तो ये पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है ना। तो ये आपका पहले ही आंसर हो जाएगा, ये ए आपका ए बी सी डी ई, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 83 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न, लरिया बोले जाते, लरिया बोले जाते। तो पहला ऑप्शन है कोरबा के क्षेत्र में, और रायगढ़ क्षेत्र में, बसना क्षेत्र में और जसपुर क्षेत्र में। तो 84 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रायगढ़ क्षेत्र में। तो लरिया कहां बोला जाता है आपका, रायगढ़ क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी, रायगढ़ क्षेत्र में। उसके बाद है 85 नंबर का प्रश्न। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इन लोग सभी विद्यार्थियों से बना होगा ये वाला प्रश्न। मच्छर ला छत्तीसगढ़ी में का कहते, है ना, मच्छर ला छत्तीसगढ़ी में का कहते। तो पहला ऑप्शन है कीड़ा, बी दिया है भूसड़ी, और सी दिया है माछी, और डी दिया है माहो। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। जितने भी छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हो ये वाला क्वेश्चन आपसे बना होगा। अब दिया है 86 नंबर के प्रश्न, है ना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर प्रकाशित किताब मन के सही क्रम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब 87 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एमए के शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द हवे, एमए के शुद्ध छत्तीसगढ़ी हवे। पहला दिया है आपका झरना, दूसरा है झुरना, और मुला और टोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झुरना, और आपका हो जाएगा मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन। तो आपके पास है 88 नंबर का क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि भाई एक तरफ आपको कॉलम 1 दिया है, उसका मिलान करना है कॉलम 2 से। वर्ग से वृत्त, अब देखो वर्ग, ये वर्ग है, और वर्ग से अगर वृत्त बन जा रहा है तो इसके माप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो रहा है। इसका आकार वर्गाकार है और इसका आकार वृत्ताकार है। जब हम वर्गाकार और वृत्ताकार बोल रहे हैं उसमें आकार छुपा हुआ है। तो वर्ग का वृत्त, आकार में परिवर्तन। छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज। तो अगर आप आलू लेने जा रहे हैं 1 किलो की जगह हम 2 किलो दे दे तो ज्यादा मापता है, माप में परिवर्तन। काले वर्ग से सफेद वर्ग, काला सफेद रंग। यह है भाई आबकारी के लायक क्वेश्चन। आइए देखते हैं।
घुमाया हुआ तीर, तो सड़क में पन जाते हैं तो तीर दिखता है। गाड़ी धीरे चलाएं, आगे मोड़ है, तीर दिखता है, दिशा में परिवर्तन। मिलाते हैं, कहाँ ये? ऑप्शन बी। ओके गाइस, चलिए आते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 89 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है एंटीबायोटिक्स कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता, कोरोना एक वायरस है न कि बैक्टीरिया। तो यहां पे दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कारण नहीं हो सकता है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 90वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं? तो अब देखो, सूर्य का निर्माण कोई नहीं करता, सूर्य प्राकृतिक रूप से उजाला होता है, मतलब प्रकाशवान होता है। उसी प्रकार जुगनू भी चमकता है। तो प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश है वो सूर्य और जुगनू होते हैं, जबकि बल्ब में करंट दिया जाता है। हमारा आंसर रहेगा ए और बी, ए और बी अर्थात ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध होगा विद्यार्थियों से। डॉक्टर मरीज के लिए बनता है जबकि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में बहती हैं? तो अगर हम बात करते हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का, तो ये भारत में बहती हैं। उद्गम कहीं से हो, लेकिन इनका बहाव क्षेत्र भारत में होता ही है। ब्रह्मपुत्र जैसे भारत में उद्गम नहीं होती है, लेकिन ये बहती भारत में है। यमुना भी भारत में बहती है, गंगा भी भारत में बहती है। ऑप्शन बी में अगर देखें तो कांगो अफ्रीका की रिवर है, वोल्गा यूरोप रूस की रिवर है, यहाँ पे भी वोल्गा, यहाँ पे नील भी है, नील भी अफ्रीका की रिवर है। तो हमको भारत में बहने वाली रिवर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन। यहां पे अगर अपन दिमाग लगाते हैं तो ये देखते हैं, अपन इसको लिख लेते हैं ब्रदर के लिए कोड दिया गया है DQ S V J G T। सबसे पहला काम होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का। इनका स्थान हमको याद रखना चाहिए। जैसे बी आता है दूसरे नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, जो टी से 15वें नंबर पे आता है ओ, और T20 याद रखेंगे, टी आता है 20 नंबर पे, और एच दिख रहा है, आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो 8 जैसे दिखता है, तो ये 8, और ई आता है 5वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे। इसी प्रकार डी आता है 4थे नंबर पे, क्यू आता है 17वें नंबर पे, एस आता है 19वें नंबर पे, वी आता है 22वें नंबर पे, जे ई जो टी जे आता है 10वें नंबर पे, और जी आता है 7वें नंबर पे, और टी आता है 20वें नंबर पे। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं +2 हो रहा है, +2 +2 +2 +2, और यहाँ पे बढ़ जा रहा है 15 से सीधा 19 चले गया, ब्रो और एस 15 से 19 चले गया, यहाँ पे सीधा सीधा 4 बढ़ गया, फिर 18 से 17, फिर +2 +1 -1, 18 से 17 आ रहे हैं तो -1 हो रहा है यहाँ पे फिर +2 हो रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि भाई इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें एक अक्षर कम लग रहा है, ये 6 है जबकि ये 7 है। तो हम ऐसे पीछे के 3 और सामने के 3 को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। TER, इसमें +2 तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो जैसे टी का हमने देखा था 20 नंबर पे आता है तो 22वें नंबर पे आएगा वी, ये आता है 5वें नंबर पे तो 7वें नंबर पे आएगा जी, आर आता है 18वें नंबर पे तो 20वें नंबर पे आएगा टी, वी जी टी। तो वी जी टी यहाँ पे 2 जगह में है। अब हमको आगे का देखना है, फ्रंट लाइन का देखना है, तो फ्रंट में +2 होना चाहिए। तो ये 20 19 20 21, तो 21वें नंबर पे यू आएगा, चलिए यू दोनों में है। अब उसके बाद फिर अगला पैटर्न बोल रहा है -1, तो अगर मैं आई को मैं देखूं तो 8वें नंबर पे क्या आएगा, एच, तो एच यहां आ रहा है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है हमारा। कोडिंग डिकोडिंग को
सॉल्व करने के लिए इसका सीधे से क्रम और उल्टे से क्रम दोनों याद रखना महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आगे देखते हैं, जीवों के आकार के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जिसका आकार ज्यादा बड़ा है उसे हम पहले नंबर पर रखेंगे। हमारा नीला व्हेल, हमको पता है कि इस पूरा पृथ्वी का सबसे विशालकाय, पृथ्वी का सबसे विशालकाय जो जीव है उनमें से नीली व्हेल का नाम आता है। तो नीली व्हेल सबसे ज्यादा बड़ा जानवर है और ऑप्शन ए को यहां पे ऑप्शन ए में ही रखा गया है, ए को। तो यहां पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए, विकल्प ए रहेगा आपका आंसर। फिर इधर अंग्रेजी भाषा, सर समझाएंगे आपको अंग्रेजी भाषा के बारे में। आइए सर। चलिए अब हम अंग्रेजी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखते हैं, है ना। 95 नंबर का प्रश्न है ना। अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश है ना, इंग्लिश है तो ये आपका 95 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 95 नंबर का प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सीधा आपका डी। 95 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 96। तो 96 इस नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 96 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, BAEDC इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं हम लोग 97। तो 90 मैच द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो आपका ए का क्या हो जाएगा आपका 2, है ना, ए का 2, और बी का क्या हो जाएगा आपका 4, और सी का क्या हो जाएगा आपका 1, और डी का क्या हो जाएगा आपका 3, डी का हो जाएगा आपका 3। तो ये कहां बैठ रहा है आपका, पहला ही ऑप्शन बैठ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नहीं 98, ठीक है। अब देखते हैं 98। तो 98 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। 98 प्रश्न नंबर उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 99। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट। रिजेक्ट का क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, है ना। तो रिजेक्ट का क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। तो 99 में आ जाएगा बी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं 100। तो 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला ही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। अब कितना कट ऑफ जाता है वो डिपेंड करता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।